नमस्कार। जैसा कि पहला फॉर्मेट हम बना चुके हैं मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक, और फॉर्मेट जब बन चुका है तो अगला लेक्चर जैसा कि हमारा पिछले 10 वर्षों पर आधारित प्रश्नों पर रहता है, और जो प्रश्न पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं या आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो नमस्कार, शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। इसी बीच जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज एक महत्वपूर्ण विषय, जहाँ से लगभग क्वेश्चन बनते ही हैं, उन पर आधारित हम पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे और आगामी वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक। मौर्योत्तर काल से गुप्त काल तक की हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, मौर्योत्तर काल कैसा रहा होगा, गुप्त काल कैसा रहा होगा, इसके क्या साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा था, शासन कैसा था और यहाँ की कैसी व्यवस्थाएं थी, वो हमने पहले लेक्चर में उन सभी पर चर्चा की। आज हम उन्हीं आयामों को थोड़ा डाइवर्स कर करके देखेंगे, थोड़ा बढ़ा कर करके देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सीधे हम चलते हैं और पिछले 10 वर्षों में आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक बार डिस्कस करते हैं। मौर्योत्तर काल में सामान्यतः अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल को हम 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक ले सकते हैं। 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। ध्यान रहे ये ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ हम ईस्वी तक लेंगे, 300 ईस्वी तक, यानी कि और 185 ईसा पूर्व से। ईसा पूर्व मतलब 185 ईसा पूर्व का मतलब क्या है, जहाँ से हमारा पहला वर्ष स्टार्ट हुआ होगा उससे भी 185 वर्ष पहले। अगर टोटल हम देखें तो 185 और 300 को अगर हम जोड़ दें तो 450 साल का ये शासन क्रम रहा होगा। तो 450 साल बहुत लंबा क्रम है, उसमें बहुत सारी विशेषताएं रही होंगी और विशेष बिंदु रहे होंगे जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमने फॉर्मेट जान लिया है, व्यवस्थाएं जान ली हैं, सब कुछ हमने जान लिया है। आगे हम चर्चा करते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, इन दोनों में समानता, ठीक है, और इन दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर, ठीक है, या बीच के समय में हम देखें तो क्या परिवर्तन आए, इन सब आयामों को अगर देखा जाए, देखिए प्रश्न इन्हीं आयामों पर बनेंगे और इन सभी आयामों को यकीन मानिए याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली कक्षा का अगर फॉर्मेट देख लेते हैं और उस पर आधारित जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं तो उस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला ही आपका जो प्रश्न है वो है कि जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है या किस शासक से संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस होंगे अशोक, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, कुमारगुप्त। तो जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रहे यूपीपीसीएस का ये प्रश्न है 2013 का कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन। तो प्रश्न आपसे इस तरीके से बन सकता है कि जूनागढ़ का अभिलेख किसने खुदवाया या जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, तो आपका रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख को हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। तो प्रश्न आपका इस तरीके से भी बन सकता है कि गिरनार अभिलेख से आप क्या समझते हैं या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ अभिलेख का ही दूसरा नाम गिरनार अभिलेख है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपका इसी तरीके से प्रश्न है दूसरा है जो जूनागढ़ अभिलेख पर ही आधारित प्रश्न है, उसी से ही संबंधित है कि
अभी तक का जो सबसे बड़ा संस्कृत में लिखा अभिलेख है, संस्कृत में सबसे बड़ा लिखा अभिलेख है, तो वो भी कौन सा है? जूनागढ़ का अभिलेख है। तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि संस्कृत में सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख है। देखिए अभी इस बात की पुष्टि हुई है कि 2019 में आंध्र प्रदेश में एक अभिलेख और मिला है, जो बताया जा रहा है कि संस्कृत में लिखने अभी तक सबसे बड़ा अभिलेख संस्कृत में यानी कि अगर 2019 वाले हम अभिलेख को देखें जो आंध्र प्रदेश से मिला है, तो वो जूनागढ़ से भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन अभी तक पुस्तकों में क्या अंकित है? जूनागढ़ का अभिलेख। तो इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि किसको माने, क्योंकि अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हम करंट के हिसाब से चलेंगे तो हम आंध्र प्रदेश वाले को मानेंगे। उसके बाद आपका इसको ध्यान रखें, ये यूपी SSSC ने प्रश्न पूछा है 2016 में, संस्कृत में सबसे बड़ा अभिलेख। तो 2016 के हिसाब से तो जाहिर सी बात है जूनागढ़ अभिलेख ही होगा, तो ये 2019 में सर्च हुआ है। उसके बाद है कि ये इस तरीके का, देखिए क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है कि सुदर्शन झील का हमें कहाँ से, सुदर्शन झील का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो वो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। अब मैंने सुदर्शन झील को ही आपको प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण बताया कि सुदर्शन झील जो है प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि सुदर्शन झील से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, यहाँ तक कि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। तो सुदर्शन झील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हो सकता है भविष्य में वो ये भी प्रश्न पूछे कि सुदर्शन झील का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो जूनागढ़ के अभिलेख से मिलता है। तो इस समय इसका जो है याद रखें। और जहाँ अगर जो प्रश्न है मैं आपको बताऊं, चाहे वो आपका यूपी SSSC हो या आपका यूके SSSC हो और आपका झारखंड PSC हो, ये जहाँ तक मैंने देखा और भी बहुत जगह ये प्रश्न पूछा गया होगा, यहाँ सब में ये प्रश्न पूछा है क्या कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो आपको ध्यान रखना है पुष्यगुप्त ने, पुष्यगुप्त ने। अब पुष्यगुप्त कौन थे? पुष्यगुप्त सौराष्ट्र के गवर्नर थे, जो अभी गुजरात में है, ये सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। किसके गवर्नर, किसके टाइम में? चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में सौराष्ट्र के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें ध्यान में रखना है। इस तरीके से प्रश्न, देखिए हमारा टॉपिक क्या था? सिर्फ रुद्रदामन का अभिलेख, लेकिन हमने वहाँ से क्या देखा कि रुद्रदामन का जो अभिलेख है उसको हम जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, हमारा टॉपिक था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को ही हम क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख का ये भी पूछ सकता है कि किसने उसको खुदवाया, तो रुद्रदामन। अब यहाँ से हमारा टॉपिक तो वही है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी भाषा में लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है। ये भी पूछ सकता है क्या ये संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा है, तो बिल्कुल सबसे बड़ा है। उसके बाद है कि हमें जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन कहाँ से मिलता है, माफ़ कीजिएगा, सुदर्शन झील का हमें कहाँ से वर्णन मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख। तो सभी चीज़ें लिंक हो रही हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त किसके गवर्नर थे? चंद्रगुप्त के। कौन सी जगह के गवर्नर थे? प्रांत के, सौराष्ट्र के। तो इतने सारे प्रश्न सिर्फ हमारे इस तरीके से बने, तभी मैं कह रहा हूँ कि हम सभी आयामों पर देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी चीज़ों को रटने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, इस पुष्यगुप्त को पुष्यगुप्त शुंग से बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत करना या उसके साथ बिल्कुल भी मिलाकर मत देखना, क्योंकि ये सिर्फ पुष्यगुप्त है और वो पुष्यगुप्त शुंग है जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद इस पर अगर आगे चलने से पहले एक चीज़ और देख लें, शायद अभी तक ये यूपी SSSC में तो मुझे देखने को नहीं मिला या यूपी PCS में क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जैसे नए नए तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न बन सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख की विशेषता क्या है, इसमें किस प्रकार की आकृति मिलती है। तो सर्वप्रथम इसमें साक्ष्य मिलते हैं, सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के, विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के, विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा के हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न
देखिए हमारा विषय क्या था, सिर्फ गिरनार या हमारा जूनागढ़ अभिलेख, और उस पर हमने कितने प्रश्न देखे और कितनी परीक्षाओं में पूछे गए और कितनी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब आप इसी से लगा सकते हैं कि एक टॉपिक को अगर हम कई कई सारे आयामों पर देखें तो कितने कितने आयामों में प्रश्न हमारे भिन्न भिन्न प्रकार से बन सकते हैं। उसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो आपका अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख का अभी तक मुझे कोई प्रश्न ऐसा देखने को नहीं मिला जो कि महत्वपूर्ण बन सकता है। तो अयोध्या अभिलेख में आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें आपको वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र सिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे, इसका वर्णन मिलता है। बाकी इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कोई नहीं मिलता। बाकी अयोध्या अभिलेख में इसलिए मिलता है, अयोध्या अभिलेख ही उसने जब खुद बनाया था जब उसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। बाकी है हाथी गुम्फा अभिलेख, एक फिर से अभिलेख है जो आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हाथी गुम्फा का अभिलेख, हाथी गुम्फा का अभिलेख। तो प्रश्न आपका किस तरीके से बना है वो आप ये देख लीजिएगा कि प्रश्न पूछा है ये आपका यूपी SSSC ने कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किसने खुदवाया, हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि खारवेल से संबंधित है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, अभिलेख कब खुदवाए जाते थे, या तो अपनी विजय के रूप में, अपनी विजय का वर्णन के लिए, जैसे कि खारवेल ने जब अपनी विजय प्राप्त की तो उसने अपनी विजय का उस पर वर्णन कराया हाथी गुम्फा के अभिलेख पे, या फिर किसी बड़े कार्य को करने के बाद जैसे कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया तो सुदर्शन झील को गिरनार पर गिरनार अभिलेख पे वर्णन मिलता है। विष्णु और लक्ष्मी के उस टाइम पे सिक्कों पर भी अंकन कहीं कहीं मिलता है, तो यानी कि विष्णु और लक्ष्मी की उस टाइम पे पूजा की जाती थी, उनको देवता माना जाता होगा तो उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती थी, तो इसलिए विष्णु और लक्ष्मी के। तो आप एक कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं अगर वहाँ ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं, यानी कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर उसमें से आपको 3 ऐसा लगता है कि ये तो लिंक होते ही नहीं है कहीं से कहीं तक जो आपने पढ़ा है, तो आपको अगर आंसर 10% भी पता है तो आपका उसमें आंसर सही होने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। उसके बाद है आपका नासिक प्रशस्ति। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई प्रश्न इस तरीके का बनना चाहिए, बस गोमती सातकर्णी के बारे में इस पर थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है, तो ऐसा कुछ मिलना नहीं चाहिए। बाकी आपका यूपी SSSC ने एक प्रश्न पूछा है 2018 में, और वो क्या है, वो है अमरावती का अभिलेख। अमरावती अभिलेख, अमरावती अभिलेख में किस चीज़ का वर्णन मिलता है, तो अमरावती अभिलेख, अमरावती से तो हमें मतलब ही क्या है, अमरावती से तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट बनता तो हमें सीधा पता होना चाहिए कि वहाँ सातवाहन बन रहा था, तो सातवाहनों के बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया होगा, तो हम आंखें बंद करके यहाँ सातवाहनों के बारे में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सातवाहनों का वर्णन मिलता है अमरावती अभिलेख में। उसके बाद बेसन नगर अभिलेख, सबसे पहला प्रश्न इसने यही पूछा है कि बेसन नगर अभिलेख किसने उत्कर्षित कराया। तो बेसन नगर का जो अभिलेख है, ठीक है, बेसन नगर अभिलेख ये पूछा गया है आपका प्रश्न 2017 में। हेरोडोटस, हेरोडोटस ये यूनानी राजा थे। हेरोडोटस बहुत ज़्यादा एक इनकी प्रसिद्ध, आपको जो माफ़ कीजिएगा, हेरोडोटस के बारे में बहुत प्रसिद्ध एक वक्तव्य है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, अगर आपको ध्यान हो तो हेरोडोटस की जो खासियत है और वो क्या थी, और हेरोडोटस ने क्यों इंडिया की संस्कृति को इतना माना, और उसके बाद में उसने बेसन नगर में अभिलेख भी खुदवाए। तो आपने अगर वो चीज़ आपने ध्यान में रखी होगी तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं भूल सकते, ऑटोमेटिकली आप लिंक कर सकते हैं। बाकी जो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बाकी हमने जैसे देखा था कि सबसे पहले हमें साक्ष्य के बारे में अभिलेख, हमने अभिलेखों पर चर्चा की जो महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न अभिलेखों से बन सकते थे। ये सिर्फ प्रश्न अभिलेखों से संबंधित हैं जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। एक एक चीज़ करके चलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही फॉर्मेट में बताया था कि ये अभिलेख जहाँ से हमें पता चलता है। उसके बाद मौर्योत्तरकालीन सिक्के भी तो थे, तो सिक्कों से संबंधित किस प्रकार के विगत वर्षों में प्रश्न बने हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न किस तरीके के बने हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न किस तरीके के हो सकते हैं।